प्रिय विद्यार्थियों, व्यूअर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास होगी। अभी ये आधुनिक गद्य भाग चल रहा है। एक भाग हो चुका है, आज दूसरा भाग है। जैसा कि आपको पता है, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, विकल्प के साथ होंगे। सही विकल्प का चयन करना है। देखिए ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण है, पीछे की वीडियो देख के आपको पता चल गया होगा। अभी आपकी परीक्षा भी नज़दीक है। जो विद्यार्थी हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देने जा रहे हैं, एस्टेट क्लियर करना चाहते हैं, उनकी अभी परीक्षाएं दिसंबर में होने वाली हैं। समय बहुत कम है, तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है। अतः आप ध्यान से इन प्रश्नों को सुनिएगा और जो प्रश्न होगा उसके विषय में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। वो जानकारी वही होगी, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट जानकारी दी जाएगी, ऐसी जानकारी जो परीक्षा में आती है। अतः आप उस जानकारी को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे, किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन ना हो। उस जानकारी को लिख लें वीडियो को पॉज करके। और पीछे के जो प्रश्न हैं उनको भी आप देख सकते हैं, या तो चैनल की प्लेलिस्ट से देखें या फिर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले का भाग आपको मिलेगा। इस लिंक पे क्लिक करके आप पहले के प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात जानकारी ये है कि आप इन प्रश्नों को हार्ड कॉपी यानी कि पुस्तक के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, पुस्तक के जरिए पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए पुस्तक भी उपलब्ध है। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, लेखिका उर्मिला। इस पुस्तक को आप प्राप्त कर सकते हैं 9873930334। इस नंबर के जरिए आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। आप कॉल करेंगे, पुस्तक की जानकारी लेंगे, पुस्तक आपको मिल जाएगी यदि आप इसको लेना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे तो। वीडियो के प्रारंभ में भी आपको नंबर दिखा दिया जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है, हिंदी साहित्य की संपूर्ण जानकारी अपने में समेटे हुए है। यदि आप इस पुस्तक को संपूर्ण रूप से पढ़ लेते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, चाहे वो आपकी कैसी भी परीक्षा हो, चाहे नेट की हो या फिर एस्टेट हो या फिर KVS, NVS, DTPS, यानी कि साहित्य से संबंधित किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, पूरा हिंदी साहित्य लिटरेचर इस पुस्तक में समाया हुआ है। चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, निबंध हो, नाटक हो, रेखा चित्र हो, संस्मरण हो, आत्मकथा हो, जीवनी हो, पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो, भारतीय काव्य शास्त्र हो, हर विषय को अपने अंदर समेटे हुए है। प्रश्न पत्र भी दे रखे हैं तैयारी के लिए। हर कवि, हर लेखक की क्रम से सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी दी हुई है, ऐसी जानकारी जो परीक्षा में आती है। अतः आप पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें। साथ ही आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और अंत तक अवश्य देखें। हो सकता है जो जानकारी आपको दी जाए वही जानकारी, वही प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए, तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। मूड्स का कवि किसे कहा गया? प्रश्न नंबर 26, मूड्स का कवि किसे कहा गया है? 4 विकल्प है: भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह और आज्ञा। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर लिखिएगा ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चले और मेरा उत्साह वर्धन हो, मुझे अच्छा लगे। कोई देख रहा है, सुन रहा है, वीडियो को लाइक कर रहा है, अच्छा लगेगा मुझे भी। मूड्स का कवि शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा गया है। सही उत्तर क्या है? ग, शमशेर बहादुर सिंह। देखिए, शमशेर बहादुर सिंह के विषय में जानकारी देना चाहूँगी, उस जानकारी को आप लिख लीजिएगा। शमशेर बहादुर सिंह, इनका जन्म 13 जनवरी 1911 में हुआ था। ठीक है, 13 जनवरी 1911 में। इनकी मृत्यु 12 मई 1993 में हुई थी। जन्म क्या हो गया? 13 जनवरी 1911, मृत्यु 12 मई 1993। दूसरी जानकारी ये है कि ये मार्क्सवाद के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? मार्क्सवाद के।
दूसरे तार सप्तक के कवि है। देखिए 4 तार सप्तक हुए हैं। तार सप्तक का प्रारंभ अंग्रेजी ने किया था। पहला तार सप्तक 1943 में शुरू हुआ था, यानी कि पहले तार सप्तक का प्रारंभ कब हुआ था? 1943 में। और ये जो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं जो 1951 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। तीसरा 1959 में, और जो चौथा अंतिम है वो 1979 में, 79, ठीक है, तब शुरू हुआ था। तो ये जो दूसरा तार सप्तक है 1951, इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। और ये खुद को हिंदी व उर्दू का दोआब मानती। ये प्रश्न आया है कि खुद को हिंदी और उर्दू का दोआब मानने वाले कवि कौन है? कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। दोआब क्या मानते हैं? दोआब मानते किसका? हिंदी और उर्दू का। शमशेर बहादुर सिंह जी पाश्चात्य कवि, अंग्रेज यानी कि अंग्रेज कवि एजरा पाउंड और इलियट के प्रशंसक थे। किसके प्रशंसक थे? एजरा पाउंड और इलियट के। ठीक है, कई जानकारी हो गई इनके बारे में, इनको आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अगला है किस कवि को सहजता का कवि कहा गया है? सहजता के कवि किसे कहा गया है? सहजता का कवि कौन कहलाता है? भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त। सहजता के कवि कौन कहलाते हैं? बताइएगा आप, मैं इंतजार कर रही हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र। सहजता के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जन्म 24 मार्च कब हुआ था? आप लिख लीजिएगा, 24 मार्च 1913 में हुआ था। ये प्रश्न आते हैं कि क्रम से लिखिए, निम्न कवियों को क्रम से लिखिए। हम क्रम से तभी लिख पाएंगे जब हमें उनका जन्म वर्ष पता होगा, तो जन्म वर्ष पता होना अत्यंत आवश्यक है। कब हुआ था भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म? 24 मार्च 1913 में। और इनकी मृत्यु 20 फरवरी 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 20 फरवरी 1985 में। इन्होंने फिल्म में गीतकार के रूप में कार्य किया और आकाशवाणी दिल्ली में भी काम किया था। ये प्रश्न आता है कि निम्न में से किस कवि ने आकाशवाणी में कार्य किया? तो आकाशवाणी में कार्य करने वाले कवियों में से भवानी प्रसाद मिश्र भी एक है। ये गीतकार भी थे, फिल्मी गीतकार भी थे, आकाशवाणी में भी कार्य किया। और इनका जन्म 24 मार्च 1913 में हुआ था। 20 फरवरी 1985 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं क्या है। महादेवी वर्मा की यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित हैं? यामा महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है और इसमें कितनी काव्य कृतियां संकलित है, हमें ये बताना है। कितनी रचनाएं संकलित है यामा में? यामा इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है जिस पर इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1900, ये आगे भी आएगा, 1982 में मिला था। किस पे मिला था? यामा पर मिला था। इसमें कितनी रचनाएं संकलित है ये बताना है। तो कितनी है आप बताएंगे? बताइए जल्दी से। 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। कौन कौन सी है लिख लीजिएगा। नीरजा, नीरजा, ठीक है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1930 में। फिर है रश्मि, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1932 में। सबसे पहले निहार है। क्या है? निहार है। निहार 1930 में। रश्मि हमें क्रम से भी देखना है ना, क्रम वाइज देखना है। ये 1932 में है। फिर है नीरजा, ये 1934 में, यानी कि 2-2 साल का अंतर है। और अंतिम है संध्या गीत। अंतिम क्या है? संध्या गीत। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1936 में। ठीक है,
निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत। अब कैसे याद करोगे? निहार है सबसे पहले, फिर रश्मि है, नीरजा है, संध्या गीत है। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934 और संध्या गीत 1936। ये प्रश्न लगभग हर परीक्षा में आता है कि महादेव वर्मा की निम्न कृतियों को क्रम से लिखिए। इस क्रम को आपको याद रखना है अच्छे से और अवश्य ये प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आएगा। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत याद रखिएगा। सब में 2-2 साल का अंतर है। निहार 1930, रश्मि 32, नीरजा 34 और संध्या गीत 36। ये चारों रचनाएं यामा में संकलित हैं और यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सन 1982 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेव वर्मा की किस रचना में चित्रों का प्रयोग किया गया है? यानी कि ऐसी कौन सी रचना लिखी थी महादेव जी ने जिसमें चित्रों का प्रयोग भी किया है? दीपशिखा, नीरजा, रश्मि, संध्या गीत। देखिए, नीरजा, रश्मि, संध्या गीत के बारे में बातें पहले हो चुकी हैं। अब क्या बचा? दीपशिखा। दीपशिखा में इन्होंने चित्रों का प्रयोग भी किया है और दीपशिखा का प्रकाशन सन 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। आगे बढ़ते हैं। आत्मजयी के रचयिता हैं। किसने लिखा था आत्मजयी? निर्मल वर्मा, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता या कुंवर नारायण? आत्मजयी ये रचना है किसकी है? कुंवर नारायण की। किसकी है? कुंवर नारायण, जो इन्होंने 1965 में लिखा था। आत्मजयी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1965। ठीक है, अब देखिए कुंवर नारायण के विषय में जानकारी देती हूँ आपको। इनका जन्म, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? 19 सितंबर 1927। 19 सितंबर 1927 को इनका जन्म हुआ था और 15 नवंबर 2017 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 15 नवंबर 2017 में कुंवर नारायण की मृत्यु हुई। 19 सितंबर 1927 इनका जन्म वर्ष है। ठीक है, और ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। कौन से सप्तक के कवि हैं? जैसे शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के कवि थे, कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के कवि हैं, जो 1959 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और जो ये आत्मजयी इनका जो काव्य रचना है, ये रचना है, ये कंठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। चिंतन परक प्रबंध काव्य है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? आत्मजयी क्या है? प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य। ये भी आ जाता है कि ये क्या है? कविता है, नाटक है, निबंध है, कहानी है, चंपू काव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य, महाकाव्य क्या है? तो जो आत्मजयी क्या है? प्रबंध काव्य है। और किस पे आधारित है? ये प्रश्न आया हुआ है। ये कंठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। या निम्न में से कंठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित रचना कौन सी है? आत्मजयी। ठीक है, कैसे भी घुमा फिरा के प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, कैदी और कोकिला, माता, समर्पण, मरण ज्वर आदि किस कवि की रचनाएं हैं? हमें बताना है। कैदी और कोकिला, माता, समर्पण, मरण ज्वर, ये रचनाएं किसके हैं? ये बताना है। सियाराम शरणगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरणगुप्त या रामधारी सिंह दिनकर? सही उत्तर क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी। कैदी और कोकिला, माता, समर्पण, मरण ज्वर, ये कविताएं माखनलाल चतुर्वेदी जी की हैं। कैदी और जो कोकिला ये कविता है, ये एनसीईआरटी कक्षा 9th के सिलेबस में हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें संकलित भी है, कैदी और कोकिला। ठीक है, तो ये किसकी रचनाएं हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका जन्म 1889 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1889 में। और इनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। 1889 से 1968 माखनलाल चतुर्वेदी का काल है। ठीक है, इनका जीवन काल है ये। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। हमें बताना कि कौन सी रचना नहीं है। एकांत संगीत, मधुशाला, आकुल अंतर, सभी। देखिए, एकांत संगीत ये भी हरिवंश राय बच्चन की रचना है, मधुशाला भी है, आकुल अंतर भी है, तो इसका उत्तर क्या होगा? सभी हैं।
यानी कि सभी तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन की हैं। गह उत्तर इसका सही है। आंसू की बालिका किस कवि की रचना है? आंसू की बालिका किसकी है ये रचना? हमें बतानी है। सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला। आंसू की बालिका ये जो रचना है ये सुमित्रानंदन पंत की है। याद रखिएगा किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। अगला है प्रकाश, पतंगे और छिपकलियां किस कवि की कविताएं हैं? प्रकाश, पतंगे और छिपकलियां ये जो कविताएं हैं ये किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत की। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की। आगे है पंत की नव मानवतावादी रचनाएं हैं। पंत जी की ऐसी कौन सी रचना है जो नव मानवतावादी है? कौन सी रचना है? देखिए जो पंत जी का काव्य है वो 4 चरणों में है। कितने चरणों में है? 4 चरणों में है। पहले मैं यही बता देती हूँ आपको। सबसे पहले उनका है छायावाद। छायावाद आता है सबसे पहले। तो उसमें जो पंत जी की रचनाएं, छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ है, सुमित्रानंदन पंत है, महादेव वर्मा है, निराला है, जयशंकर प्रसाद, उन्हीं में से एक है सुमित्रानंदन पंत। उनकी जो छायावादी रचनाएं हैं जिसमें जैसे कि रश्मि है, ग्रंथि है, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये उनकी छायावादी संस्करण लिए हुए हैं रचनाएं हैं। फिर आता है उनका प्रगतिवाद। छायावाद के बाद क्या आता है? प्रगतिवाद। लिखना चाहे आप नोट कर सकते, लिख लीजिए। जो उसमें ग्राम्य, युगांत, युगवाणी रचनाएं आती हैं। प्रगतिवाद में कौन सी आती है? ग्राम्य, युगांत, युगवाणी। फिर उनका जो काव्य है, उनकी रचनाएं अरविंद दर्शन से प्रभावित हो जाती है। उनके काव्य में अरविंद दर्शन की झलक मिलती है। अरविंद दर्शन से जो संबंधित काव्य रचनाएं हैं, कृतियां हैं, वो क्या है? जैसे कि स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धुली है, उत्तरा है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, उत्तरा। फिर नव मानवतावादी उनका जो युग आता है नव मानवतावादी, उसमें कला और बूढ़ा चांद, अतीमा, लोकायतन, चिदम्बरा जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, अभिषेकिता, समाधिता, शंख ध्वनि, ये सारी रचनाएं किसमें? नव मानवतावादी। तो हमें बताना है कि नव मानवतावादी रचनाएं कौन सी हैं। यहाँ पे अतीमा, अभिषेकिता, समाधिता, कला और बूढ़ा चांद, या फिर ये सभी। देखिए सभी रचनाएं कैसी हैं? नव मानवतावादी है। अतीमा भी है, अभिषेकिता भी है, समाधिता भी है और कला और बूढ़ा चांद, ये सभी रचनाएं क्या है? नव मानवतावादी। मैंने 4 चरण बता दिए। सबसे पहले छायावाद आता है उनका, जिसमें ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये सारी रचनाएं आती हैं। प्रगतिवाद में ग्राम्य, युगांत, युगवाणी है। अरविंद दर्शन जैसे स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धुली है, उत्तरा है। नव मानवतावादी में ये सभी रचनाएं हैं। ठीक है। आगे है मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। ये कथन किसका है? मनुष्य की जैसे मुक्ति होती है वैसे कविता की भी मुक्ति होती है। ये कथन किसने कहा था? यदि आपका पता है तो आप बताइए किसने कहा था? निराला ने कहा था, या सुमित्रानंदन पंत ने, या जयशंकर प्रसाद ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने कहा था? किसने कहा था? बताइएगा कौन सा विकल्प सही है? क्या विकल्प सही है? निराला ने कहा था कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। जयशंकर प्रसाद का उर्वशी किस प्रकार का काव्य है? देखिए मैंने पहले बताया था कि उर्वशी जयशंकर प्रसाद जी का काव्य है और रामधारी सिंह दिनकर का कामाध्यात्मक संबंधी काव्य है, रचना है उर्वशी। ठीक है। ये कैसा काव्य है? खंड काव्य है, चंपू काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है? जयशंकर प्रसाद का उर्वशी चंपू काव्य है। कैसा है? चंपू काव्य है। कैसा काव्य है? चंपू काव्य। आगे बढ़ते हैं। उर्वशी के रचनाकार कौन है? यहाँ पे जो उर्वशी है ये जयशंकर प्रसाद का जो काव्य रचना उर्वशी वो नहीं है। वे किसका है मैं पहले बता चुकी हूँ। उर्वशी एक रामधारी सिंह दिनकर का कामाध्यात्म संबंधी काव्य है, वही उसी के बारे में है ये। उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह
दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। चुप दे चौप दे तथा चोखे चौप दे किस कवि की काव्य कृतियां हैं? प्रेमधन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। ठीक है, संपूर्ण नाम है ये। भारतेंदु, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद या जयशंकर प्रसाद। चुपते चौपदे और चौके चौपदे ये दोनों ही काव्य कृतियां किसकी हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। ठीक है। और जो चुप दे चौपदे है ये 1932 में लिखा था। कब लिखा था? 1932 में। चौके चौपदे ये 1932, यानी कि दोनों का जो प्रकाशन है वो 1932 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र कवि की उपाधि से किस कवि को विभूषित किया गया है? राष्ट्र कवि कौन कहलाता है? श्रीधर पाठक या माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि, इन चारों में से किसको राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया था? मैथिली शरण गुप्त को। किसने किया था और किसके कारण किया था? कब किया था ये भी बताइएगा। देखिए, महात्मा गांधी ने, किसने किया था राष्ट्र कवि की उपाधि से? महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने किया था। 1936 में किया था और उनकी रचना भारत भारती पे दी थी उपाधि। राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने दी थी 1936 में, और उनकी रचना भारत भारती जिसका प्रकाशन 1912 में हुआ था, उसी के आधार पे महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस कवि ने गांव गांव घर घर घूमकर रात रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को चुन चुन कर उनसे कविता कौमुदी संकलन तैयार किया? यानी कि कविता कौमुदी संकलन किसका है, हमें ये बताना है। और ये कैसे लिखा था कवि ने? देखिए, जो कविता कौमुदी लोक गीतों का संग्रह है, और ये इन्होंने कैसे लिखा कि ये जब गाँव में किसी का शादी विवाह कोई और फंक्शन प्रोग्राम होता है तो उसमें औरतें बैठकर लोक गीत गाती है। उनमें पुरुषों का आना अलाउ नहीं होता, पुरुषों को आने की अनुमति नहीं दी जाती। तो कवि ने, मैं नाम अभी नहीं बताऊंगी, आपको बताना है, पहले नहीं पता होगा आपको, फिर बताऊंगी। तो कवि ने क्या किया कि घर के पिछवाड़े में बैठकर जो औरतें गीत गाती थी उनको सुना, और उनमें से जो अच्छा लगा उसी को अपनी लेखनी के जरिए लिख दिया, और उसका नाम दिया कविता कौमुदी। ऐसे कौन से कवि, हमें ये बताना है। ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी हैं या नरेश मेहता या रामचरितोपाध्याय या फिर महादेवी वर्मा। अब देखिए, ये कवि हैं, कौन है बताइएगा? रामनरेश त्रिपाठी का संकलन है कविता कौमुदी, जिसमें उन्होंने लोकगीतों का संकलन किया है। और जो कैसे लिखे ये लोकगीत, किस तरह उन्होंने इसका संकलन किया कि गाँव में घर घर घूमकर रात भर घर के पिछवाड़े में बैठकर उन गीतों को सुना और फिर उन्होंने लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्री केवल हार्ट मांस पिंड की संज्ञा नहीं है, मानवी ने जिस व्यक्तित्व, चेतना और हृदय का विकास किया है उसी का पर्याय नारी है। ये पंक्तियां किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला। स्त्री केवल मांस पिंड की संज्ञा नहीं है, मानवी ने जिस व्यक्तित्व, चेतना और हृदय का विकास किया उसी का पर्याय नारी है। ये पंक्तियां याद रखिएगा, महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा। प्राचीन काल में काव्यवाचक जैसे भी रहे हों, मेरे युग में तो निराला जैसा काव्यवाचक दूसरा नहीं हुआ। पंक्तियां किस कवि ने कही हैं? अज्ञे शुक्ल, नगेंद्र, नंदुलारे, वाजपेयी। प्राचीन काल में काव्यवाचक जैसे भी रहे हों, मेरे युग में तो निराला जैसा काव्यवाचक कोई दूसरा नहीं हुआ। ये पंक्तियां अज्ञे की हैं। किसने कहा था? अज्ञे ने कहा था निराला जी के विषय में। अज्ञे, इनका जन्म 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में। और 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? अज्ञे जी की।
आगे बढ़ते हैं। गीत गाने दो मुझे किस काव्य संग्रह में संकलित है? गीत गाने दो मुझे काव्य संकलन है अनामिका, अर्चना, राग विराग। गीत गाने दो मुझे ये अर्चना काव्य संग्रह में संकलित है। किसमें है? अर्चना काव्य संग्रह में संकलित है। निराला जी की रचना है ये। आगे है अयूत का अर्थ क्या है? ये भी आ चुका है परीक्षा में कि अयूत का अर्थ क्या है। 10,000 की संख्या, 1 लाख, 1,000 की संख्या, 1 करोड़। अयूत इसका अर्थ है 10,000 की संख्या। ठीक है, किस क्या है? 10,000 की संख्या। अगला प्रश्न है आगे की संपूर्ण कविताओं का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ? निशा निमंत्रण, आत्मेन पद, सदानीरा, मधुशाला। निशा निमंत्रण आगे जी की रचना नहीं है, हरिवंश राय बच्चन की है। मधुशाला भी हरिवंश राय बच्चन की है। आत्मेन पद आगे की है। सदानीरा भी आगे की है। तो आगे की संपूर्ण कविताओं का संकलन है सदानीरा। क्या है? सदानीरा। ये दीप अकेला में यह किसके लिए आया है? यह दीप अकेला में यह शब्द किसके लिए आया है? ठीक है, हमें यह बताना है कि यह मनुष्य के लिए आया है, प्रकृति के लिए आया है, मानव शक्ति के लिए आया है, ब्रह्म के लिए आया है। ये दीप अकेला में यह जो शब्द है ये मनुष्य के लिए आया है। किसके लिए आया है? मनुष्य के लिए। और ये दीप अकेला ये कविता अज्ञे की है। किसकी है? अज्ञे जी की है। ठीक है, अगला प्रश्न है छायावाद के उपादानों को लेकर किस कवि ने श्री शारदा पत्रिका में लेखमाला लिखी? जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेव वर्मा, मुकुटधर पांडे। किसने लिखी थी छायावाद के उपादानों को लेकर शारदा पत्रिका में लेख? किसने लिखा था? मुकुटधर पांडे ने। किसने लिखा था? मुकुटधर पांडे ने। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। अगला है रोहू सब मिली आबहू भारत कर्प, आहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। ये किसकी पंक्तियां हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमधन, श्रीधर पाठक, राधाचरण गोस्वामी। ये नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा, उसी में से ली गई पंक्तियां हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके रचयिता हैं। ठीक है, सही उत्तर क्या है? कै। अगला है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास, जय भारत। देखिए साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है जिसका प्रकाशन 1931 में हुआ था। कामायनी 1935 जयशंकर प्रसाद की रचना है। जय भारत 1952 मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रिय प्रवास इसका प्रकाशन 1914 में हुआ था और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचना है। और इसी को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य गया है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1914 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसी को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा गया। किसको? प्रिय प्रवास को। ठीक है, कामायनी के बारे में मैंने बताया 1935 में जयशंकर प्रसाद। जय भारत मैथिली शरण गुप्त 1952, साकेत 1931 मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, आज की कड़ी यही समाप्त होती है। अगली कड़ी में आगे के प्रश्न लेके आएंगे, तब तक आप बने रहिए। यदि वास्तव में ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए विषय के साथ। तब तक आप बने रहिए। आपका दिन शुभ हो।